मालूमात सेंटर में सभी का वेलकम। स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने इससे पहले बनाए हैं, आप लोगों ने देखे भी है, उसको सराहा भी है और उस पर आपके कमेंट्स भी बहुत आते हैं। क्वेरीज तो बहुत ज़्यादा आते हैं और उसी में एक सबसे ज़्यादा क्वेरी या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है कि सर मैं कौन सी स्कॉलरशिप को अप्लाई करूं, ईबीसी लूं, ओबीसी लूं या माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप को अप्लाई करूं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी। मैं हूं इरफान सैयद और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग सभी अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। कोई भी लास्ट डेट हो और आप फॉर्म भर आपको याद नहीं तो आपको अपडेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि स्कॉलरशिप तो बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। प्राइवेट स्कॉलरशिप सबसे पहला क्वेरी जो सबसे ज़्यादा आता है कि उसका मैं जवाब भी दे देता हूँ कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप कोई एक ही ले सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट की ले सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसी तरह प्राइवेट स्कॉलरशिप आप कितने भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी जो स्कॉलरशिप ली जा चुकी है उससे कोई लेने देना नहीं होता। ये एक अलग स्कॉलरशिप होती है प्राइवेट, जो कुछ कॉरपोरेट कंपनीज़ या एनजीओ आपको देना चाहते हैं। अगर आप उसके फॉर्म को अप्लाई करते हैं, एलिजिबल है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट होता है कि क्या आपने किसी स्कॉलरशिप को अप्लाई किया, तो बेशक आप वहाँ पर सच बताइए कि मैंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है। अब जो कन्फ्यूजन रहता है जिस पर आज का एपिसोड है कि सर कौन सी स्कॉलरशिप मेरे लिए बेहतर है। मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं तो क्या मैं माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप को अप्लाई करूं या फिर ओबीसी एससी एसटी स्कॉलरशिप को अप्लाई करूं या फिर ईबीसी स्कॉलरशिप को। तो चलिए, सबसे पहले आपकी पहचान ही आपके स्कॉलरशिप के काम आती है। जैसे अगर सबसे पहले होता है कि आपका इनकम क्राइटेरिया, आप अगर फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो एनएसपी स्कॉलरशिप्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर उसको अप्लाई करना है तो वहाँ पर इनकम क्राइटेरिया कम है। कुछ केसेस में बेगम हजरत महल में 2 लाख है और बाकी मेरिट कम मीन्स में 2.5 लाख है और कुछ केसेस में 6 लाख भी है। तो ये पहले आपका इनकम क्राइटेरिया क्या है वो देखिए। सेकंड चीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा कि महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि महाराष्ट्र में जो भी स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो आपको मिलती ही मिलती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में मेरिट क्राइटेरिया होता है, अदर भी नॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड क्राइटेरिया होने की वजह से कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इसलिए पहले ध्यान रखें कि हमेशा प्रेफरेंस अपने स्टेट स्कॉलरशिप को दीजिए। सेकेंड, आपने एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लिया है या कैप थ्रू लिया है। दैट मीन्स जो नीट यूजी काउंसिलिंग होती है, उसी के साथ में सीईटी के बाद में जो काउंसिलिंग होती है, तो एक एडमिशन सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है। तो एडमिशन प्रोसेस से कैप राउंड से अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप सभी स्कॉलरशिप को एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है तो आप स्कॉलरशिप को एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अब ईबीसी स्कॉलरशिप जो होती है वो होती है कि आपको 50% जो ट्यूशन फ़ी होती है वो हाफ़ हो जाती है। ओबीसी में आपकी ट्यूशन फ़ी 50% हाफ़ हो जाती है, एग्ज़ाम फ़ी 50% हाफ़ हो जाती है, प्लस आपको एक अलाउंस मिलता है स्टडी मटेरियल के लिए। उसी तरह एससी एसटी एनटी ये स्कॉलरशिप भी सेम उसी तरह होती है। लेकिन उसमें एसटी और एससी में तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन माइनॉरिटी में ये कास्ट बहुत कम आते हैं। इस वजह से मैं माइनॉरिटी वर्सेस ईबीसी वर्सेस ओबीसी इसी पर आज हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में तो आपकी ट्यूशन फी अमाउंट, देखिए जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना, सपोज आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी पे की है तो आप कहेंगे कि मैंने 1.5 लाख पे की है, लेकिन उसमें जो ट्यूशन फ़ी जो होती है उसको काउंट किया जाता है। अदर डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह जो रहते हैं वो कॉलेज वाले आपसे लेते हैं, उसका इस स्कॉलरशिप से कोई लेना नहीं होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है उससे भी थोड़ी ज़्यादा फीस जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ली जाती है, डेवलपमेंट फ़ीस, स्किल डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह इसी तरह के, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। फर्स्ट वन। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि आपकी ट्यूशन फ़ी 1 लाख रुपये है और अगर आप ईबीसी लेते हैं तो आपको 50% कंसेशन मिलता है, अगर आप ओबीसी लेते हैं तो 50% कंसेशन मिलता है, और माइनॉरिटी लेते हैं तो महाराष्ट्र में
50,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अदर स्टेट में 25,000 की मिलती है। अब यहाँ पर 1 लाख है तो आप कोई भी लो तो आपको 50,000 का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपकी फ़ीस मान लीजिए 60,000 रुपये है, तो यहाँ पर होगा कि 60,000 है तो माइनॉरिटी की आपको 50 मिलेगी, लेकिन ईबीसी ओबीसी में आपको 30,000 रुपये मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है फिर यहाँ पर आपने माइनॉरिटी लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप लेना है, मतलब बेनिफिशियरी अमाउंट कि आपको कितनी मिल रही है। पर एक बात ध्यान में रखें, अगर आपकी सीट अलॉटमेंट ओबीसी कैटेगरी से हुई है या फिर किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हुई है, ओबीसी हो, एनटी हो, एससी एसटी हो, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आपके सीट आपने ली है, आपको सीट अलॉट हुई है और आपका एडमिशन कास्ट बेस पर हुआ है, तो आपको वही स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होगी। क्योंकि मान लीजिए कि आपके कॉलेज की फ़ीस 2 लाख रुपए है, तो आपने ओबीसी कोटा में से एडमिशन लिया है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप फीस पे करते हैं तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस 2 लाख है और ओबीसी के लिए 1 लाख रुपए। तो ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है, मतलब स्कॉलरशिप आपको अलॉट हो चुकी है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो वो उस इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट तभी पे करेगा जब आप ओबीसी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपने फॉर्म ओबीसी स्कॉलरशिप का अप्लाई नहीं किया तो कॉलेज को 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तो आपको वो पे करने होंगे, मतलब जो डिस्काउंट आपने लिया है वो आपको लौटाना होगा। इसलिए ओबीसी वालों के लिए कोई चॉइस नहीं होती, उनको ओबीसी स्कॉलरशिप को ही अप्लाई करना है। सेम एससी एसटी का वही केस है। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है या फिर जनरल कैटेगरी से एडमिशन लिया है, आपको ओबीसी की सीट अलॉट नहीं हुई, आपने ओपन या ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लिया है, तो आपको वहाँ पर ओबीसी की स्कॉलरशिप तो नहीं अप्लाई कर सकते आप, लेकिन आप ईबीसी या फिर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, आपकी ईबीसी स्कॉलरशिप, क्योंकि फ़ीस आपकी 2 लाख है, तो आपको ईबीसी में 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ईबीसी जब मैं बार बार कह रहा हूँ तो इसका नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप महाराष्ट्र में। अदर स्टेट में ईबीसी भी है कोई या फिर कुछ अलग नाम हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस 2 लाख रुपए, आपने जनरल कैटेगरी से एडमिशन लिया है या फिर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है। तो अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है तो फिर आप ईबीसी को अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है माइनॉरिटी का, जिसमें आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन आपने जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन लिया है तो वहाँ पर आपको माइनॉरिटी में 50,000 मिल सकते हैं और ईबीसी में 1 लाख मिलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप ईबीसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि सर आपने कहा कि एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्कॉलरशिप एक ही मिलेगी, लेकिन अप्लाई आप कितने भी स्कॉलरशिप को कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट को तो आप कितने भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी तीनों स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाएंगे तो वहाँ पर इन तीनों में से आपको जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है उसको नंबर 1 पे रखिए, बाकी नंबर 2, नंबर 3 को आप चाहे तो रख सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार ये होता है कि आपका एडमिशन तो कास्ट पे होगा, लेकिन कास्ट वैलिडिटी का आपका प्रॉब्लम हुआ, कास्ट वैलिडिटी आपकी नहीं है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप को वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो इस केस में आप दूसरे स्कॉलरशिप को प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में ईबीसी स्कॉलरशिप ली थी महाराष्ट्र में, तो उनको था कि ईबीसी स्कॉलरशिप में अगर उनकी फ़ीस अगर 60,000 रुपये है तो 30,000 रुपये माइनस हो रहे थे। लेकिन अब इस साल से 2023-24 से वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 25,000 से बढ़कर 50,000 हुई है। तो वो बच्चे बार बार फ़ोन करते हैं कि सर मैं फर्स्ट ईयर में मैंने ईबीसी स्कॉलरशिप मिल लिया था जिसमें मुझे 30,000 रुपये मिले थे, अब क्या मैं माइनॉरिटी को अप्लाई करूं, क्योंकि उसमें मुझे 60,000 फीस है तो 50,000 रुपये का बेनिफिट, 50,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले साल आपने जो स्कॉलरशिप ली है और तो रिन्यूअल में वही लें। आप चाहे तो ईबीसी को रिन्यूअल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स जो भी अपने क्लासमेट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं
कि ईबीसी और ओबीसी स्कॉलरशिप फ़ौरन आ जाते हैं। स्कॉलरशिप आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आते हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद में फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट कुछ दिन के 6 महीने के बाद आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि ईबीसी हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है। ईबीसी स्कॉलरशिप का अलग डिपार्टमेंट होता है, ओबीसी का सोशल वेलफेयर अलग डिपार्टमेंट होता है, माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो फंड होता है इन डिपार्टमेंट को जो जाता है, उस हिसाब पर आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलती है। तो कभी कभार क्या होता है कि माइनॉरिटी का जो फंड है, बहुत बार हुआ मतलब लगातार इन 2-3 सालों में कुछ कम आ रहा है या फिर लेट आ रहा है, तो इस वजह से स्कॉलरशिप बहुत लेट आती है। कुछ केसेस में तो 2-2 साल तक आई ही नहीं है, ऐसे भी कुछ केसेस हैं। अब यहाँ पर जब वो ग्रीवेंस डालते हैं या फिर क्वेरीज पूछते हैं, तो वहाँ पर यही पूछा जाता है कि आस्क योर इंस्टीट्यूट में कहा जाता है कि हमने तो अप्रूव करके ऊपर भेज दिया है, आप स्टेटस चेक कीजिए, तो स्टेटस दिखाता है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो ये चीज़ भी होती है, तो इसलिए ध्यान से डिसीजन ले। सिंपल बात अगर मैं कहूँ तो जिन बच्चों ने ओबीसी में एडमिशन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की स्कॉलरशिप को ही अप्लाई करें। जिन बच्चों ने जनरल कैटेगरी में एडमिशन लिया है वो ईबीसी को अप्लाई करें, और जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लिया है वो माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन किसके लिए है? जो ओपन कैटेगरी से है और ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके पास ये दोनों ऑप्शन हैं कि आप ईबीसी भी ले सकते हैं और उसके साथ में माइनॉरिटी, दोनों में से कोई एक को आप ले सकते हैं। अब एक बात आती है पंजाबराव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता। एक स्कॉलरशिप है जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए होती है। तो ये मैं बात आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये स्कॉलरशिप ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अगर आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी से हुआ है, ईडब्ल्यूएस से हुआ है, तो यहाँ पर आप ईबीसी स्कॉलरशिप लेकर पंजाबराव देशमुख की स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों भी आपको मिलेगी। अगर आप माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ में आप पंजाबराव देशमुख को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर और एक ट्विस्ट है कि जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलेगी, पंजाबराव देशमुख नहीं मिलेगी, क्योंकि पंजाबराव देशमुख स्कॉलरशिप के लिए आपका सेंट्रलाइज प्रोसेस से मतलब कैप राउंड से एडमिशन होना ज़रूरी है। आपने अगर इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन लिया है, मैनेजमेंट कोटा से लिया है, या स्पेशल मॉपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन लिया है, तो आपको सिर्फ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप ही मिलेगी। अब माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। ये डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में एक डिक्लेरेशन होता है जो आपने फिलअप करके साइन करके देना है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो भी 6 कम्युनिटी से उनसे बिलोंग करते हैं, तो ये आप वहाँ दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में एक फैमिली डिक्लेरेशन होता है कि फैमिली डिक्लेरेशन ये जो आप देख रहे हैं, इस फैमिली डिक्लेरेशन में आपने देखना है कि क्योंकि देखिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिर्फ 2 ही किसी भी फैमिली के सिर्फ 2 ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसमें भी ये है कि फर्स्ट और सेकंड का जो फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो चाइल्ड है उन्हीं को मिलेगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि फर्स्ट सेकंड चाइल्ड पास आउट होकर चले गए, उन्होंने कभी स्कॉलरशिप ली नहीं, तो ऐसे केस में एफिडेविट भी आपको देना पड़ता है, या फिर वो जिस स्कूल से पास आउट हुए हैं तो वहाँ से एक आपको लिख कर लाना पड़ता है कि ये मेरे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं किया और न ही कोई स्कॉलरशिप इनको मिली है। तो इसी केस में 3rd या 4th को स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड जो चाइल्ड होते हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। 2 बच्चों से ज़्यादा एक फैमिली में स्कॉलरशिप को आप एलिजिबल नहीं है। तो इसमें एक बात क्लियरली आपको बता दूं कि आपका जो ये फैमिली डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन होता है उसी के साथ में आपने अपना रेशन कार्ड भी पीडीएफ में मर्ज करके आपने अपलोड करना है। माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन मैंने कहा, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को एक प्लेन पेपर पे लिखना है, साइन करना है और अपलोड करना है। लेकिन अगर आप मेडिकल कोर्सेज को जैसे MBBS, BMS प्रोफेशनल कोर्सेज को आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ पर आपको एफिडेविट करके देना होता है। तो एफिडेविट 100 रुपये के स्टैम्प पर कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसकी भी छूट दी है। तो सिर्फ आप एफिडेविट कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन जो हमेशा का था वो दूर हो चुका होगा। फिर भी अगर दूर नहीं हुआ तो हर स्कॉलरशिप के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। मालूमात सेंटर को इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इस पर जो वीडियोस हैं वो देखिए। जल्द ही मैं स्कॉलरशिप मालूमात के स्कॉलरशिप मालूमात एक नया चैनल बना रहा हूँ जिसमें हर डेली अपडेट सभी प्राइवेट स्कॉलरशिप के भी आपको आते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद।